सीन बीट नंबर 16 नेशनल हाईवे 6 पर रेड कलर की इनोवा में 2 डेड बॉडीज पड़ी हैं। तावड़े, सर गाड़ी में 2 बॉडीज है। हो सकता है मर्डर वेपन चाकू या उस तरह जैसी कोई चीज हो। चारों तरफ ध्यान से देखो और उनकी गाड़ी और बॉडीज भी चेक करो। हो सकता है इनका आईडी कार्ड या मोबाइल या कुछ पर्स वगैरह मिल जाए। ओके सर। सर ये तो जिंदा है। इसे गाड़ी से बाहर निकालो, हॉस्पिटल भेजो फटाफट। सर हमारे लोगों ने पूरा एरिया छान मारा, लेकिन ना तो मर्डर वेपन मिला है और ना ही कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिससे आइडेंटिफिकेशन हो सके, और ना ही दोनों के फोन बरामद हुए हैं। और लोगों से पूछताछ के बाद ये पता चला है कि किसी ने भी क्राइम होते हुए नहीं देखा और ना ही कोई संदिग्ध गतिविधि। अजीब बात है तावड़े, एक वारदात होती है और क्राइम स्पॉट पे कोई भी सुराग नहीं मिलता। क्राइम स्पॉट को फिर से अच्छे से छानो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। उस ड्राइवर का पता चला? नहीं सर, लेकिन हमने आरटीओ से गाड़ी के ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन मंगाई है। सर हो सकता है कि मरने वाला ही ड्राइविंग कर रहा हो। तावड़े, इस वक्त हमारे लिए उस गाड़ी की इंफॉर्मेशन और इन दोनों का आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। उस औरत को होश आया? नहीं सर, उसकी हालत काफी गंभीर है। तावड़े, उस औरत के गले पर जो चेन खींचने से पड़ता है वैसा निशान था। दोनों की बॉडीज पे कोई ऑर्नामेंट्स भी नहीं मिले और गाड़ी के अंदर कोई वैल्यूएबल चीज नहीं है। एक काम करो, उस एरिया के सारे हिस्ट्री शीटर्स को उठा लो। ओके सर। कातिल तक पहुंचने से पहले पुलिस के सामने ये चुनौती थी कि वो औरत जो जिंदा बच गई है और वो आदमी जिसकी लाश मिली है, उन दोनों की पहचान करवाना। कौन थे ये दोनों, क्या रिश्ता था इनका आपस में, क्या ये किसी हाईवे रॉबरी का शिकार हुए थे या फिर किसी अपने की रंजिश का। साहब बता, इस कत्ल में और चोरी में किसका हाथ है? नहीं साहब, हमारा हाथ नहीं है इसमें। साहब चोरी के बाद आने गए साहब, यहाँ पे मर्डर होता तो पहला हम लोग को खबर मिलता है साहब, इसमें हम लोग का हाथ नहीं साहब, भरोसा रखो। तोड़ो इनको जब तक सच नहीं बोलते। साहब 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 मत मारो साहब, साहब 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 साहब। डॉक्टर, पेशेंट की कंडीशन अब कैसी है? सर हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घाव काफ़ी गहरा है और रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। इससे होश कब तक आएगा? 2 दिन तो लगेंगे होश में आने में। कोई भी इससे मिलने आए या इसके बारे में पूछताछ करे तो आप सबसे पहले हमें इन्फॉर्म कीजिए। श्योर सर। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन डिटेल्स भेज देना। सर आरटीओ से खबर मिल गई है, उस गाड़ी के ओनर का पता चल गया है। उसका नाम जयप्रकाश शर्मा है और वो जय हिंद टूर्स एंड ट्रैवल्स नाम की कंपनी चलाता है। जी हाँ, ये रजिस्ट्रेशन तो मेरी कंपनी की गाड़ी की है। कहाँ है तुम्हारी गाड़ी? गाड़ी तो पार्किंग में ही होगी और अगर कोई ड्राइवर ले गया होगा तो यहाँ पर एंट्री ज़रूर होगी। 1 मिनट मैं देखता हूँ। हाँ सर, गाड़ी तो पार्किंग में ही है। दिखाओ। कहाँ गई सर? गाड़ी तो यहीं होनी चाहिए थी। तुम्हारी गाड़ी इस वक्त हमारे पुलिस स्टेशन में है। उसमें एक आदमी की लाश मिली है और एक औरत जख्मी हालत में मिली है। कौन से ड्राइवर को लेके भेजा था वो गाड़ी? रजिस्टर में कोई एंट्री नहीं थी तो मुझे लगा यहीं पर होगी गाड़ी। हमारे मुताबिक तो गाड़ी कहीं गई नहीं। इसे जानते हो? नहीं सर। ये तुम्हारे ड्राइवर्स में से नहीं है? नहीं सर। मुझे 1 घंटे के अंदर तुम्हारे सारे ड्राइवर्स पुलिस स्टेशन में चाहिए और तुम भी। तुमने कहा कि तुम्हारे पास 11 ड्राइवर्स हैं, यहाँ तो 9 हैं, बाकी के 2 का? जतिन और रफीक दोनों यहाँ पर नहीं है सर। जतिन बहुत ही बदतमीज़ आदमी है, 1 हफ्ते पहले मुझसे लड़ बैठा। और ये दूसरा रफीक? वो 2 दिनों से ये छुट्टी पर है सर। उसके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है तो उसे पैसे का इंतज़ाम करना था, इसलिए गांव चला गया है। इनमें से किसी के पास गाड़ी की चाबी रहती है? नहीं सर, चाबी तो ऑफिस में ही रहती है। बुकिंग होने पर ड्राइवर अपने आप गाड़ी ले जाते हैं। जतिन और रफीक के मोबाइल नंबर और एड्रेस नोट कराओ और जब तक हम न गए शहर से बाहर मत जाना। फिलहाल जा सकते हो।
तावड़े, इन दोनों ड्राइवर के कॉल डिटेल्स निकलवाओ। यस सर। और उन हिस्ट्री शीटर से कुछ पता चला? नहीं सर, उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की, लेकिन उनका यही कहना है कि ना तो ये काम उन्होंने किया है और ना वो जानते हैं कि ये काम किसने किया है। तावड़े, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ चोरी और कत्ल का मामला ना हो, शायद कुछ और भी हो सकता है। अरे साला दरवाजा तोड़ेगा क्या? इतनी रात में कोई किसी घर पे आता है क्या? अरे यार रुको रुको। जतिन तू है ना? मैं हूँ साहब। क्या हुआ? जय हिंद ट्रैवलिंग कंपनी में तू ही ड्राइवर का काम करता है ना? हाँ साहब, पर जयप्रकाश साहब ने जो कंप्लेंट किया ना साहब, एकदम गलत किया है। मैंने कुछ नहीं किया साहब, कोई घपला नहीं किया। कल दोपहर से अब तक कहाँ था तू? पूरा दिन घर पे ही थे साहब। शाम को मैं बाहर गया था, पड़ोस में मेरा दोस्त लोग रहता साहब, उसके साथ पत्ते खेल रहा था मैं। कितने बजे तक पत्ते खेल रहा था? रात के 2-3 बजे तक साहब। उसके बाद मैं सीधा अपने घर पे आया। इन दोनों को जानता है? कौन है साहब ये लोग? ठीक तरह से देखकर बता। नहीं जानता साहब इन लोगों को कौन है ये। बगैर हमारे परमिशन के शहर से बाहर मत जाना, समझे? और साहब चला। जतिन अपना ही साथ था साहब। इनका रोज का ही ऐसा, देर रात तक पत्ते खेलते हैं। साहब आप? रफी कहाँ है? साहब वो तो घर पे नहीं है, लेकिन बात क्या है? घर की तलाशी लो। साहब लेकिन साहब वो गांव में है, लेकिन हुआ क्या, वो ठीक है ना? कब गया गाँव? साहब 2 दिन पहले, कल तक आने की बात हुई है। गाँव का नाम क्या है? नीम गांव, पुणे के पास में है। किस काम से गया है गाँव? वो पैसों के इंतजाम करने। पैसों का इंतजाम? हाँ साहब, हमारे बेटे के इलाज के लिए। अल्लाह के वास्ते साहब बताइए बात क्या है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। पहले तुम ये बताओ कि उसका फोन क्यों नहीं लग रहा है? साहब वो उनका फ़ोन ठीक नहीं है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। जिसके पास गया उसका नंबर दो। साहब गांव में तो हमारा कोई भी नहीं है। हाँ बस एक छोटी सी ज़मीन है, उसे ही बेचने के वास्ते गए हैं। तस्वीर है उसकी? तुम कहीं जाना बता, और रफीक से कुछ भी कांटेक्ट होता है तो तुरंत हमें बताना, और उससे ये मत बताना कि हम उसे ढूंढ रहे हैं, वरना रफीक को ही तकलीफ होगी। जी साहब। चला। सर, मैंने निमगा पुलिस स्टेशन से कंफर्म किया है कि रफीक पिछले 2 दिन से अपने गांव में ही है। एक काम करो, उसकी बीवी से कहो कि उसे किसी तरह वापस बुलाए, और फोन अपने किसी आदमी के सामने ही करवाना। यस सर। और दीपक के घर से मौका वारदात तक के सारे टोल नाकों का सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। ओके सर। हेलो, कहाँ हैं आप? जल्दी आ जाइए घर, अली की तबीयत फिर से बहुत ख़राब हो गई है। हाँ जल्दी, दवा दिया है मैंने, लेकिन आप आ जाइए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गाड़ी तो यही है, लेकिन ड्राइवर का चेहरा ठीक से नजर नहीं आ रहा है। जरा ध्यान से देखो, पहचान सकते हो क्या? नहीं साहब। चलो पॉज करो। तावड़े ये देखो, ड्राइवर के पीछे के हाथ किसका है? सर इस हाथ में चूड़ियां, मतलब ये लड़की है। इसका मतलब है कि अब ये ड्राइवर और ये पीछे सीट पे बैठी हुई लड़की, इन दोनों मिसिंग है। सर, रफीक आपसे मिलने आया है। मेरा नाम रफीक है साहब, मुझे आपसे मिलने को कहा था। मेरी वाइफ ने कहा कि आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे। क्या हुआ साहब? तुम ड्यूटी पर क्यों नहीं गए थे? मैं गांव गया था साहब, मुझे पैसों की ज़रूरत थी। ये गाड़ी तुम चला रहे थे? नहीं साहब। इन दोनों को जानते हो? नहीं साहब। हेलो। ओके सर, एक अर्जेंट न्यूज़ है। तुम अभी जा सकते हो, बिना हमारी इजाजत के शहर से बाहर मत जाना। जी। सर उस औरत को होश आ गया है और वो अपने पति और बहन के बारे में पूछ रही है। पति और बहन? इसका मतलब जो सीसीटीवी फुटेज में दूसरी लड़की दिखी थी उसकी बहन है। दीपक, कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरे जोक से बुरे थे क्या? अल्पा, आप ना सर दर्द की गोली ले लो और मेरे जोक को बर्दाश्त करो। तावड़े, मर्डर वेपन का कोई सुराग मिला? नहीं सर। एक काम करो, पूरे इलाके में एक गुमशुदा लड़की के लिए अलर्ट जारी कर दो। ओके। इंस्पेक्टर साहब आए हैं। डॉक्टर जरा 1 मिनट बात करना चाहते हैं। जी जरूर।
मेरे पति दीपक, मेरी छोटी बहन अल्पा, वो लोग कहाँ हैं? मुझे उनके पास जाना है। वो लोग कहाँ हैं? देखिए आप पहले शांत हो जाइए। वो लोग ठीक तो है ना? आप कुछ बताते क्यों नहीं है? कुछ जरूरी बातें आपसे करनी है, वो कर लेते हैं। आपके साथ गाड़ी में आपके पति और बहन थे? जी सर, मेरे पति दीपक और मेरी बहन अल्पा। लेकिन वो लोग ठीक तो है ना? देखिए आप हौसला रखिए, अपने आप को संभालिए। आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। दीपक, दीपक, सर मेरी बहन कहाँ है? वो तो ठीक है ना? वो लोग, उन्होंने उसे तो कुछ नहीं किया ना? सर उसे बचा लीजिए। वो लोग उसे अपने पास लेकर गए होंगे सर। सर प्लीज मेरी बहन को कहीं से ला दीजिए सर। किन लोगों ने? देखिए आपकी बहन को बचाने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। आप मुझे एग्जैक्टली बताइए कि गाड़ी में हुआ क्या था? सर बहुत दिनों बाद मेरे पति ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था। मेरे गांव जा रहे थे काबिल, और फिर अचानक कार खराब हो गई और हाईवे पर रुकना पड़ा। क्या हुआ? पता नहीं क्या हुआ, मैं देखता हूँ जरा। गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। जी जी बिल्कुल आपके दिमाग की तरह गर्म हो गई गाड़ी। चुप कर। दीपक, तुम्हारा सर दबा दूं क्या? हाँ दबा दो थोड़ा। जीजू मैं भी आपका सर दबाऊं क्या? सर मेरी बहन को बचा लीजिए सर, उसे कुछ भी करके बचा लीजिए प्लीज। देखिए आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बहन को ढूंढ लेंगे। आपने उन दो लोगों में से किसी की शक्ल देखी थी? नहीं सर, उन लोग के चेहरे ढके हुए थे और सब कुछ इतनी जल्दीबाजी में हुआ कि कुछ नहीं पता। मेरी बहन को बचा लीजिए सर। आपके पास आपकी बहन की कोई फोटो है? घर पे होगी। जो ड्राइवर आपको ले जा रहा था उसे आप पहचानती हैं? नहीं सर, गाड़ी मेरे पति ने हायर की थी और वो उनकी पहचान का ही था। उसका नाम रफीक था। क्या हुआ? गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तू भाग क्यों गया था और झूठ क्यों बोला? साहब बोल। साहब मैं बहुत डर गया था साहब। पटापट बोलायचा और जो भी बोलेगा सच बोलने का। मैं घर में था साहब, मुझे पैसों की जरूरत थी इसलिए मैं गांव जाने की तैयारी कर रहा था साहब। नमस्ते दीपक साहब। रफीक यार गाड़ी चाहिए। साहब मैं गांव जा रहा हूँ। रफीक यार काबिल गाँव ही जाना है, रात तक वापस आ जाएंगे। लेकिन साहब। रफीक यार प्लीज़ मना मत कर, बहुत ज़रूरी काम है। ठीक है मैं आता हूँ। अल्लाह कसम साहब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी की जान नहीं ली साहब। मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैंने सोचा कि गांव एक दिन देर से चला जाऊंगा। वैसे भी दीपक साहब बहुत दिलदार इंसान थे, वो अलग से काफ़ी पैसे दे देते मुझे। फिर तूने वहाँ से गाड़ी उठाई, वहाँ तेरी एंट्री क्यों नहीं है? अब मैं ऑफिस गया था तब ऑफिस खुला नहीं था साहब। मेरे पास एक डुप्लीकेट चाबी थी जो मैंने बनवा ली थी। मैंने सोचा कि मालिक को पता लगा तो ठीक, वरना सारा पैसा मुझे मिल जाएगा और कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा। तो इस तरह तूने दीपक, आबा और उसकी बहन को गाड़ी में बिठाया, रास्ते में दीपक का खून किया, आबा की जान लेने की कोशिश की, उनको लूटा और उसकी बहन को गायब कर दिया। कहाँ रखा है उसकी बहन को? क्या किया उसके साथ? नहीं साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, कसम से मैंने कुछ नहीं किया साहब। साहब हम हाईवे पे थे, एक दूसरे के साथ सब लोग अच्छी तरह से बात कर रहे थे साहब, सिर्फ दीपक साहब थोड़े चुप थे साहब। अल्पा प्लीज। जीजू आप चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ, मेरे जोक्स बहुत पकाऊ थे क्या? अरे कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। क्या हुआ? मैं जरा जाके आता हूँ। साहब मैं हल्का होने के लिए झाड़ी की तरफ बढ़ा,
उतने में मुझे एक आदमी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा वो होगा कोई, फिर एक औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी साहब मुझे। मैं फौरन वहाँ से भागकर गाड़ी के पास गया और मैंने देखा तो मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैंने बिना पूछे गाड़ी ली थी साहब। छोड़ दीजिए साहब, छोड़ दीजिए मुझे। मैं गाँव नहीं गया तो मेरे बच्चे का इलाज रुक जाएगा साहब। अंदर डालो इसको। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। बच्चे का नाम अली है, बहुत ही गरीब परिवार से। उसकी किडनी में प्रॉब्लम है। अगर आपकी एनजीओ उसके इलाज का खर्चा उठाएगी तो बच्चे की ज़िंदगी बच जाएगी। उसकी सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सर अब चिंता मत कीजिए, इस बच्चे का इलाज का खर्चा हमारी एनजीओ उठाएगी। थैंक यू। नहीं दीपक, तुम ऐसे नहीं जा सकते। दीपक उठो ना, तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। दीपक उठो, दीपक उठो। दीपक नहीं, दीपक उठो ना, दीपक। सर, दीपक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसके गले पर एक ही वार किया गया है, वो भी किसी तेज धार वाले चाकू से, और अबा के पेट में भी इसी तरह से वार किया गया है, लेकिन अब तक मर्डर वेपन बरामद नहीं हुआ है। तावड़े रफीक ने कहा कि उसने गाड़ी हल्का होने के लिए रोकी थी। मैं जरा जाके आता हूं। जबकि आबा ने ये कहा कि गाड़ी खराब होने की वजह से रुकी। अचानक कार खराब हो गई और गाड़ी गर्म हो गई है बहन जी, मैं पानी लेके आता हूँ। इन दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सर, रफी के बारे में हमने सारी इन्फॉर्मेशन निकाली, उसके पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से पूछताछ की। सभी का कहना यही है कि रफीक एकदम शरीफ आदमी है और अपने परिवार से काफी प्यार भी करता है। इसका मतलब वो अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, और उसे अपने बच्चे के इलाज के लिए पैसों की भी जरूरत थी। हो सकता है उसका इरादा किसी को मारने का न रहा हो, लेकिन प्लान गलत गया और दीपक की जान चली गई। सर, आबा ने कहा कि उनके ऊपर 2 लोगों ने हमला किया और जिन्होंने चेहरे पर कपड़ा बांधा था। सर, हो सकता है कि रफीक ने हल्का होने का बहाना बनाया हो और उनमें से एक रफीक खुद हो और एक उसका दोस्त। लेकिन आबा की बातों पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं किया जा सकता। दोनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आबा क्यों झूठ बोले। इस आबा की पूरी कुंडली निकालो और उस रफीक के बैंक डिटेल्स भी निकालो। ओके सर। बहुत अच्छे लोग थे तीनों, कभी किसी से कोई झगड़ा नहीं, लड़ाई नहीं। आपस में भी उन तीनों का बहुत प्यार था। जीजा साली कम और भाई बहन ज़्यादा लग रहे थे। जल्दी करो, मुझे लेट हो रहा है। तैयार हो रही थी मैं। तुम्हें कॉलेज छोड़ के मुझे ऑफिस भी जाना है। हाँ। चलो, रोज लेट कराती है तू मुझे। सर सिर्फ 2 साल पहले यहाँ रहते थे, गणपति की पूजा में सबसे आगे रहते थे, मानो कई सालों से रह रहे। आबा तो पूजा पाठ वाली लड़की थी। दोनों बहनें जान देती थी एक दूसरे पे, बहुत प्यार था उन दोनों बहनों में। देख, हम फिर से पूछ रहे हैं, सच सच बता, दीपक, आभा और उसकी छोटी बहन, इन तीनों के बीच में कोई झगड़ा, कोई बहस, कुछ भी हुआ था? नहीं साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ कब से कि वो अच्छे से बात कर रहे थे एक दूसरे के साथ। कभी कभी वो हंसी मजाक भी कर रहे थे साहब, मैंने कुछ नहीं किया। सर, आभा, अल्पा और दीपक के बारे में हमने उनके पड़ोसियों से पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इतनी परफेक्ट फैमिली है तो फैमिली में से तो कोई मर्डर नहीं कर सकता। किसी हाईवे रॉबर ने भी ये कांड नहीं कबूला। तावड़े, ऐसा भी हो सकता है कि इस फैमिली का एक ऐसा चेहरा हो जिससे उनके पड़ोसी और हम अब तक अनजान हैं। अल्पा के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर। अगर आभा के स्टेटमेंट पे हम विश्वास कर लें तो जिन्होंने दीपक का खून किया और आभा को मारने की कोशिश की, उन्होंने अल्पा का भी पीछा किया होगा। हो सकता है कि उन्होंने अल्पा को पकड़ लिया हो और जान से मार दिया हो। एक काम करो, आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में पता करो, 21 साल की लड़की की अनआइडेंटिफाइड लाश किसी को मिली है क्या? ओके सर। आपने अपने स्टेटमेंट में बताया कि आप सब गांव जा रहे थे। काबिल हुआ, कौन रहता वहाँ आपका? जी कोई भी नहीं। जब मैं और अल्पा छोटे थे तभी हमारे माँ बाप गुजर गए थे। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ मेरे पति दीपक और मेरी छोटी बहन अल्पा, बस यही दोनों थे। लेकिन अब वो दोनों भी। लीजिए। बहुत दिनों के बाद दीपक ने घूमने का प्रोग्राम बनाया था सर। वो हमारा गांव देखना चाहता था, वो गलियां देखना चाहते थे जहां हम खेलते थे, जहां हम पैदा हुए थे, हमारा स्कूल, हमारा। आपकी और दीपक की शादी कब हुई? 3 साल पहले। मेरी जिंदगी में दीपक के आने से पहले शादी का कोई इरादा नहीं था सर। मैं अपनी बहन अल्पा के साथ बहुत खुश थी अपनी जिंदगी में, लेकिन दीपक इतने अच्छे इंसान थे कि मुझे अपना फैसला बदलना पड़ा।
दीपक जितना प्यार मुझसे करते थे उतना ही ख्याल मेरी बहन अल्पा का रखते थे, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया। तावड़े, ये फैमिली सिर्फ अपने बचपन की यादों को ताज़ा करने के लिए अपने गांव जा रही थी, ये बात मुझे कुछ अजीब सी लगती है। आभा की बातों पर विश्वास करने से पहले मुझे लगता है उसके गांव जाके पूछताछ करनी चाहिए। हमें आज ही काबिल गांव जाने के लिए निकलना होगा। इस आदमी की तो कोई पहचान नहीं है, पर इन दोनों लड़कियों की पहचान है। क्या है, 2 लड़कियां इसी काबिल गांव की रहने वाली है? ये सिर्फ हमारे गांव की रहने वाली नहीं है साहब, बल्कि इनकी तलाश तो हमको भी है। क्या? किस जुर्म में? मर्डर के जुर्म में, और वो भी 1-2 नहीं, 4 लोगों के मर्डर में। काबिल गांव की पुलिस के इस खुलासे ने थाने पुलिस को असमंजस में डाल दिया था। पुलिस अब तक आभा को एक विक्टिम मानकर चल रही थी, लेकिन ये जानकारी चौंका देने वाली थी कि आभा और अल्पा 4 साल पुराने कत्ल के जुर्म में फरार हैं। पुलिस को अब इस केस को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना पड़ रहा था। आभा ने अपने माँ बाप के बारे में पुलिस से झूठ बोला था, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी, आभा एक विक्टिम की बजाय गुनहगार लगने लगी थी। मुझे इन दोनों का मुंह भी नहीं देखना है साहब। ये लोग 4 साल पहले ही मर चुके हैं हमारे लिए। अरे बाबा, फेंक दो इन मनुष्य की तस्वीर। क्या देख रहे हो आप इसको? हाँ, फेंक दो उन्हें। उछल 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 ना। जितना पूछा गया उतने जवाब दे, समझा ना? ऐसा क्या हुआ था कि आप अपनी बेटियों से इतनी नफरत करते हैं? साहब, अल्पा की कुछ भी गलती नहीं, वो आबा ने उसे फुसलाया होगा। मैं कसम से बोल रहा हूँ ना। कहते हुए भी शर्म आती है साहब। पूरे गांव में न जाने कितने लोगों से इसने संबंध बना के रखे थे। साहब, जब मुझे पहली बार मालूम पड़ा था, मैंने विश्वास नहीं किया था। वज्रेश्वर, काय बोलते तू? अरे वो मेरी बेटी है। अरे दादा, इसलिए तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पूरा गांव बातें कर रहा है। तुम्हारी ये आभा न जाने किस किस के साथ में क्या क्या करते रहती है। क्या? अरे वो अपना सुहास है ना, सचिदानंद का लड़का, उसके साथ में उसकी कोठरी में जाते समय देखा मैंने। क्या क्या बोल रहे हैं? मैं तो बता भी नहीं सकता कि वहां मैंने क्या देखा। पर चुप कर। हाँ, काय बघितलंस तू? हाँ, सांग मला काय बघितलंस? आभा तू चुप कर। काय चुप कर बाबा? ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, आप सुनते जा रहे। अरे निकल मेरे घर से बाहर, निकल यहाँ से, निकल। साहब, वज्रेश्वर को आभा ने धक्के मारकर निकाल दिया, पर मैंने जब असलियत देखी तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ साहब कि इस पूरी दुनिया में किसी बाप को वो न देखना पड़े जो मैंने देखा। वो आभा और चक्रधर गांव में बर्बाद कर दिया हमारा नाम। साहब, मैंने सोचा कि वो अपनी हरकतों से बाज आ जाएगी, पर मेरे थप्पड़ का भी कोई असर ही नहीं हुआ उसके ऊपर। साहब, उसके इन हरकतों की वजह से पूरे गांव में बदनामी हो रही थी हमारी। फिर एक दिन सरपंच जी का बुलावा आया। देखो भाइयों, नंद किशोर की बेटे आभा का कहना है कि दीप नारायण के बेटे उल्लास ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की है, लेकिन पूरा गाँव जानता है उल्लास की उम्र ही क्या है। इस लड़की से कम 4 साल छोटा है, लेकिन जो भी इस बात से सहमत है कि लड़की सच बोल रही है, अपनी अपनी मंजूरी दे दे। उल्लास तो एक बच्चा है, इस लड़की का ही चरित्र खराब है। उस दिन गोवर्धन के बेटे के साथ देखी गई थी। मैंने तो नंद किशोर भाई को समझाया भी था, पर ये उल्टा मेरे ऊपर ही भड़क गए। इस लड़की का कहना है कि इसके साथ बलात्कार हुआ है। ये कहने के बराबर है जैसे किसी ने कीचड़ को गंदा कर दिया हो। अरे इसने तो अपनी बहन को भी सिखा रखा है। उस दिन इसकी बहन मेरे घर पुलिस लेके आ गई और कहने लगी मेरे बेटे दिलीप ने इसकी बहन के साथ बलात्कार किया है। लेकिन इसके साथ करे क्या? सरपंच जी, इसके पूरे परिवार को गांव से बाहर निकाल दिया जाए। हुक्का पानी बंद कर दो इस परिवार का। सरपंच जी, ऐसा मत करिए। हम कहाँ जाएंगे हम? अरे ये तो अपनी बेटी को शिक्षा देने से पहले सोचना था नंदू। सरपंच जी, थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं अपनी बेटी को किसी दूसरे गांव में छोड़ाऊंगा। ठीक है नंदू, हम तुम्हें 1 हफ्ते का समय देते हैं। इस 1 हफ्ते में अपनी बेटी का इंतजाम तुम किसी दूसरे गांव में करो, नहीं तो पूरे परिवार का बहिष्कार किया जाएगा। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ कोई किसी तरह का संबंध नहीं रखेगा, ना कोई किसी प्रकार का लेन देन करेगा। सर, पूरा गांव हमारे खिलाफ हो गया था, कोई भी उससे शादी नहीं करना चाहता था। हम लोगों ने जैसे तैसे दूर के गांव में आभा की शादी तय की, पर उस रात जब मैं उसे ये बात बताने के लिए गया तो आभा
सर हमें उसके जाने का बिल्कुल दुख नहीं था। हमने तो सोचा कि बला टली, पर सर वो अपने साथ अल्पा को भी ले गई थी और हमें ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे भी वो अपने जैसा ही ना बना दे। जाते जाते उन 4 लोगों का कत्ल करके चले गए जिसके साथ उसके नाजायज संबंध थे। हमारे लिए दोनों मर चुकी हैं। आबा ने भी यही बयान दिया कि उसके माँ बाप मर चुके हैं। सही बोला सर, पर अब कौन सा कांड कर दिया उसने कि आप लोग मतलब पुलिस उसे ढूंढ रही है? आबा के पति का मर्डर हो गया। पति? अरे साहब उसको भी फंसाया होगा, जरूरत पूरी हुए बाद उसको भी मारा होगा। मैं बोलता हूँ ना, आबा पे भी हमला हुआ है। वो दोनों कैसी है? जरा शांत बस, मी बोलतो ना त्यांच्याशी। देखो साहब, वो मरे या जिंदा रहे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। आबा की जान बच गई है और अल्पा लापता है। कुछ भी पता चले तो तुरंत इन्हें बताइएगा। साहब पूरे गांव में इतनी बदनामी करके गई हैं ये दोनों, किस मुंह से आएंगी घर पर? अगर आप भी गए ना तो मैं उनको जान से मारूंगा। हे, क्या बोला रे? ये दोनों बहनें हैं, अपने घर को माँ बाप को छोड़कर भाग गई थी कोई 4 साल पहले। ये चारों वहीं थे जिनके खिलाफ अल्पा ने रिपोर्ट लिखवाई थी। आपको क्या लगता है आबा अकेली इन चारों का मर्डर कर सकती है? ज़रूर सर, क्योंकि चारों शराब के नशे में थे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से चारों ने इतनी शराब पी रखी थी जिसके बाद में किसी का होश में रहना मुमकिन नहीं था। एक बात है जो समझ में नहीं आ रही, वो ये कि शहर में सब लोग आभा और अल्पा की तारीफ करते थकते नहीं, और यहाँ पर सारा गांव उनकी सिर्फ बुराई कर रहा है। इसका मतलब या तो वो शातिर है या फिर शिकार। आपकी मुजरिम हॉस्पिटल में है लेकिन हमारी निगरानी में है। आप अपने केस की इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, फिर इन 4 हत्याओं के लिए कोर्ट से परमिशन लेकर हमें इनको कस्टडी में लेना होगा। सुनो सिस्टर, ये पेशेंट का है? सर वो बाथरूम गई है। बाथरूम का? या लॉक कीजिए। लगता है तोड़ना पड़ेगा। सर हमने आबा की फोटो हर पुलिस स्टेशन, बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन, पेट्रोलिंग टीम, हर जगह सर्कुलेट कर दी है। अब उसका छुपना मुश्किल है। मगर तावड़े सवाल ये उठता है कि अगर काबिल गांव में उसने 4 लोगों को मारा था तो फिर वो काबिल गांव क्यों जा रही थी? उसे तो पता ही होगा कि वहां की पुलिस उसकी तलाश में है। सर हो सकता है कि वो झूठ बोल रही हो और काबिल गांव जा ही नहीं रही हो। मगर ड्राइवर रफीक ने भी तो हमसे यही कहा कि वो लोग काबिल गांव जा रहे थे। मैंने बताया ना साहब आपको कि दीपक साहब मेरे पुराने कस्टमर थे, उन्होंने मुझे काबिल गांव जाने के लिए ही बुक किया था। सवाल ये उठता है कि आभा की बातों में कितनी सच्चाई है। सर टैक्सी दीपक ने बुक की थी। दीपक के परिवार के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, उसकी एक बड़ी बहन है माधुरी, जिसका पता मिल गया है। उससे बात करो। सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये दीपक था कौन, और आभा और अल्पा की तलाश बढ़ा दो। जब तक ये 2 महीने हमारी पकड़ में नहीं आती तब तक ये गुत्थी सुलझ नहीं सकती। मतलब क्या क्या? प्रतीक, दीदी हाँ ठीक हो ना? हाँ रोहन मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं। अल्पा कहाँ है? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि अल्पा कहाँ पे? मतलब अल्पा तुम्हारे पास नहीं आई? अल्पा जा, भाग, टाइम नहीं है, रोहन के पास भाग जाओ। रोहन तुम सच कह रहे हो? अल्पा तुम्हारे पास नहीं आई? दीदी मैं झूठ क्यों बोलूं? मैं नहीं झूठ बोल रहा हूँ। चलो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बहुत ब्लड जा रहा है। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है। अल्पा कहाँ चली गई?
सर हम लोग एक इज्जतदार खानदान से, मेरे पिता टीचर है, मेरी माँ भी। एक दिन दीपक ने मुझे बताया कि उसे एक लड़की से प्यार हो गया। मैं बहुत खुश थी, लेकिन जब उस लड़की की सच्चाई का पता चल गया तो हम सब चौंके। कैसी सच्चाई? सर आभा डांस बार में नाचने वाली लड़की थी और बाबा ने साफ इनकार कर दिया इस रिश्ते के लिए। मगर इसमें क्या बुराई है बाबा? बुराई क्या है? अरे बाजार में नाचने वाली लड़की को घर लेके आया है तू और पूछ रहा है बुराई क्या है? बाबा डांस बार में नाचना इसकी मजबूरी थी। ये भी बहुत अच्छे खानदान की लड़की है। अपने माँ बाप के गुजर जाने के बाद अपनी बहन की पढ़ाई लिखाई करने के लिए इसको डांस बार में नाचना पड़ा। देखो अगर सोशल वर्क ही करना है ना तो डोनेशन देते हैं ना, लेकिन मैं इसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। बाबा ये इसी घर की बहू बनेगी। तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद रहेंगे। चल निकल जा बाबा, निकल जा। बाबा चलो आभा। भाई दीपक बेटा रुक। नहीं माँ, नहीं भाई, नहीं मारो, नहीं भाई। सो उस दिन दीपक घर से बाहर गया, वो वापस आया ही नहीं। मैं 2-3 बार उसे मिली थी, उसे समझाने, पर पता नहीं उस नाचने वाली ने दीपक के ऊपर क्या जादू टोना किया कि वो अपने माँ बाप और मुझे भूल चुका था। मुझे पूरा यकीन है उसी ने मेरे भाई को मार दिया होगा। उसे कोई और मिल गया होगा तो मेरे भाई को रास्ते से हटा दिया। ठीक है, फिलहाल आप जाइए। अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो दोबारा बुलाएंगे। तावड़े, अगर इसकी माने तो आभा की जिंदगी में कोई नया आ चुका था और अपने इस नए आशिक के साथ मिलकर उसने दीपक को रास्ते से हटा दिया। हो सकता है। आभा का ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है। उसके गांव में भी उसके ऊपर 4 कत्ल करने का इल्जाम है, और वो भी 1-2 नहीं, 4 लोगों के मर्डर में। और वो लोग भी आभा के प्यार में ही पड़े थे। लेकिन इस बार तो आभा को भी चाकू लगा है। हो सकता है उसने खुद ही को चाकू मार लिया हो ताकि उस पर कोई शक न करे। तावड़े, जब तक ये आभा और अल्पा हमें मिल नहीं जाते ना, तब तक हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं। इस आभा के कॉल रिकॉर्ड से चेक करो वो किस किस के टच में थी, और वो जहाँ काम करती थी उस बार में भी जाओ, वहाँ भी पता करो। ओके सर। आराम से, आराम से बैठो। आराम से, आराम से, आराम से। दीदी आप आराम करो, मैं फर्स्ट एड लेके आता हूँ। नहीं रोहन, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे हाँ दीदी, मुझे हाँ, आप आराम करिए। रोहन, तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अल्पा ने आज तक मेरी बात टाली नहीं है। फिर मैंने उससे कहा था कि सीधा भागकर तुम्हारे पास है, तो वो यहाँ आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? किसी मुसीबत में फंसी है। दीदी प्लीज, हाँ, आराम से, प्लीज। दीदी लेकिन हुआ क्या था? सर दीपक और आभा के बीच कोई परेशानी नहीं थी। आभा का किसी और से कुछ सवाल ही नहीं उठता सर। वो एक बार यहाँ से चली क्या गई साहब, पीछे पलटकर देखा तक नहीं उसने। बड़ी किस्मत वाली थी जो दीपक जैसा पति उसे मिल गया। मैं आपके लिए दवाई लाता हूँ और कपड़े भी। प्लीज़ आप आराम कीजिए, प्लीज़। हाँ सर, हमने आभा के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए, जिससे पता चला है कि वो 3 नंबर पर रेगुलर कॉल किया करती थी। दीपक, अल्पा, और तीसरा नंबर किसी रोहन के नाम पर रजिस्टर्ड है। हम दीपक के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, आभा के बारे में भी जानते हैं, लेकिन अल्पा, हो सकता है ये मामला घर का ही हो। शायद दीपक और अल्पा के बीच में कुछ रहा हो, उसी ने ये सब कुछ किया और इसीलिए भाग गई। शायद आभा अपनी बहन को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। इस अल्पा के बारे में पता करो, उसके जन्म से लेकर के लापता होने तक की सारी कहानी पता करो, और ये रोहन कौन है ये भी पता करो, और ये भी पता करो कि उसका आभा के साथ क्या संबंध है। ओके सर। सर, अल्पा के बारे में सारी जानकारी इस फाइल में। बहुत ही खुशमिजाज और हंसमुख लड़की थी, और सर उसके भी कॉल रिकॉर्ड में ये रोहन का नंबर मिला है। ये वही रोहन है क्या जिसका आभा के कॉल रिकॉर्ड में भी जिक्र हुआ था? हाँ सर, और इस रोहन और अल्पा के बारे में पूरा कॉलेज जानता है। अल्पा के मोबाइल से उसकी फैमिली और फ्रेंड्स के अलावा खास करके इस रोहन के मोबाइल पर काफ़ी बार फ़ोन किया गया है। इस रोहन का एड्रेस मिल गया है सर। लगता है रोहन का इस फैमिली में काफ़ी आना जाना था। ये हमें कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन दे सकता है। बुलाओ इसको। ओके सर। सर बोलो। सर मेरा नाम रोहन है। दीपक भैया के केस के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। क्या नाम बताया तुमने? सर रोहन। मेरे साथ चलो। हाँ चलो।
क्या बताना चाहते हो? सर मैं और अल्पा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैंने दीपक भैया के बारे में सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। और मैंने ये भी सुना है कि दीपक भैया का मर्डर आबादी ने किया है। सर मुझे नहीं लगता कि आबादी ऐसा कर सकती है। मुझे पूरा भरोसा है सर। सर मुझे लगता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी वो मेरे घर पर है, उनको डॉक्टर की ज़रूरत है सर। आबा दीदी, आबा दी, आबा दीदी, आबा दीदी, आबा दीदी। सर यही थी वो। तुम्हें उसी वक्त हमें फोन करना चाहिए था जब आभा यहाँ आई थी। कब आई थी यहाँ? सर बस 2 दिन पहले मेरे रेस्टोरेंट में आई थी जहाँ पे मैं काम करता हूँ सर। सर उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी तो मैंने उनको घर पे लाया। उनको बोला भी कि पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करते हैं, लेकिन वो मान नहीं रही थी सर। फिर उनको मैं बिना बताए मैं आपके पास आया। ऐसा कोई है जहाँ वो जा सकती है? उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार? नहीं सर, उनका कोई दोस्त या रिश्तेदार नहीं है। मतलब मुझे सिर्फ अल्पा और दीपक भैया मालूम है बस। अब अगर आभा यहाँ आए या उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो तुरंत हमें बताना। तावड़े इमीडिएटली एक सर्च टीम आभा की तलाश में लगा दो। मुझे नहीं लगता इस हालत में वो ज़्यादा दूर तक जा सकती है। ओके सर। रेस्टोरेंट का ओनर कौन है? हाँ सर मैं हूँ। क्या बात है? हाँ साहब मैं इसे जानता हूँ। ये रोहन की गर्लफ्रेंड की बहन है। ये तो 2 दिन पहले आई थी। तभी तो मैं सोचूं कि रोहन छुट्टी लेकर जल्दी क्यों चला गया। हाँ लेकिन उसकी तबीयत थोड़ी खराब थी। पर बात क्या है सर? आपको सारी बातें जल्दी पता चल जाएंगी। थैंक यू। तावड़े ये तो कंफर्म हो गया कि आभा रोहन से मिलने आई थी, यानी अल्पा ने रोहन के साथ मिलकर कुछ किया हो। ये पॉसिबिलिटीज कम है। ओके सर, जिस जगह हमें दीपक और आभा कार में जख्मी हालत में मिले थे वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर खून लगा हुआ चाकू मिला है। हो सकता है ये इसी केस का मर्डर वेपन हो। यही है साहब, जैसे मैंने चाकू पे खून का दाग देखा वैसे 100 पर फोन कर दिया। आपने चाकू को छुआ तो नहीं? नहीं साहब, हाथ नहीं लगाया। पाटिल सर एविडेंस बॅग मध्ये घ्या आणि फॉरेन्सिकला पाठवा। ओके सर। दीपक के कत्ल को 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका था। पुलिस की तफ्तीश में अब तक जो भी सुराग और गवाह सामने आए थे वो हर बार केस की दिशा बदल रहे थे। ये केस पुलिस के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण था। अपराध यहाँ थाने में हुआ था लेकिन इसकी जड़ें अमरावती तक फैली हुई थी। और तो और अब उन्हें एक ऐसे केस के बारे में भी पता चल चुका था जहां इल्जाम आभा और अल्पा पर था। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ आभा और अल्पा के पास ही थे, लेकिन इन दोनों में से किसी का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस की हर थ्योरी नाकाम साबित हो रही थी और तभी अचानक एक ऐसा गवाह सामने आया जिसने एक बार फिर इस केस का सारा ढांचा ही पलट दिया। सर, काबिल गांव से एक आदमी आया है, आपसे मिलना चाहता है। आभा के बारे में कुछ बोलना चाहता है। बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम इमरोज़ है। मैं काबिल गांव का रहने वाला हूँ। क्या बताना चाहते हो आभा के बारे में? सर मैं आभा से प्यार करता हूँ। अभी तक आप लोगों ने आभा के बारे में जो कुछ भी सुना है वो सब झूठ है। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। तुम तो जानते होगे ना कि आभा ने 4 लोगों का खून किया था और वहां की पुलिस उसकी तलाश में है। आभा और खून? सर वो एक तितली भी नहीं पकड़ती थी क्योंकि तितली को तकलीफ होगी, वो भला किसी का खून करेगी। सर मैं आभा को कई सालों से जानता हूँ। वो एक खुश मिजाज लड़की थी, थोड़ी लापरवाह, थोड़ी अल्हड़, पर हमेशा हंसती रहती थी। नहीं निकल रही है, थोड़ा और उछलो, थोड़ा सा। निकल रहा नहीं है ना? मैं निकाल दूं ये पतंग? निकाल दो। ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ क्या शर्त है? अगर पतंग मैं निकालूंगी तो तुम लोग के साथ खेलूंगी। ए दीदी, अपने उम्र वालों के साथ जाके खेलो ना। ठीक है, जाती हूँ मैं। खेलो। अच्छा दीदी निकाल दो।
लो चल आजा, चलो खेले। चलो चलो। ओए रुक, रुक जा, देख लूंगी तुम लोग को मैं बाद में। ओए बीच में कहाँ खड़ा है? अरे सही तो कहा बच्चों ने, खेल बराबरी वालों में खेलना। हमारा खेल बहुत मजेदार है। मजा आएगा, ये पड़ेगी। हट। ये पहली बार नहीं हुआ था, अब हर बार उनसे बच के निकल जाती थी, लेकिन उस दिन जब वो मेरे घर आई तो आभा, आभा, आभा क्या हुआ? आभा हुआ क्या है? आभा कुछ बोलो। उठ, उठ, उठ। आभा ये सब, आभा बोलो क्या हुआ? रोज मैं बर्बाद हो गई, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। किसने आभा? उन चारों ने, सुहास, दिलीप, विलास और चक्रधर ने, उन चारों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मैं जान से मार दूंगा। नहीं रोज, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ऐसा किया तो पूरे गांव को पता चल जाएगा। पता चलना चाहिए आभा। तुम चलो मेरे साथ, हम पुलिस में शिकायत करेंगे। चलो। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। पूरे गांव को पता चल जाएगा तो मेरे पूरे परिवार की बहुत बेइज्जती होगी और मेरे बाबा वो सर उठा के नहीं जी पाएंगे। और अगर हमने कुछ नहीं किया तो उनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी आभा। नहीं रोज, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। अगर पुलिस के पास जाने के लिए हिम्मत चाहिए थी तो उससे कहीं ज्यादा हिम्मत चाहिए थी अपने सारे दर्द अपने तक ही रखने की। आभा ने वही किया, मगर उसने कभी सोचा नहीं था कि उसका अंजाम क्या होगा। उन चारों की हिम्मत बढ़ती गई और जो एक बार हुआ था वो दोबारा हुआ, और इस बार बात पंचायत तक पहुंच गई। माफ कीजिएगा सरपंच जी, जो हुआ उसे बलात्कार कहना सही नहीं होगा, क्योंकि हमने कोई जबरदस्ती नहीं की है। और सच तो यह है कि हम इसके साथ नहीं, ये हमारे साथ आई थी। मैंने तो उसी दिन कहा था सरपंच जी कि इसे बाहर निकालो, सारे गांव का माहौल खराब कर रही है लड़की। पूरे गांव में अपनी शरीर की नुमाइश करती फिरती है, अब किसका मन नहीं डोलेगा। और क्या, वो तो लड़के हैं और खेल खेल में भूल चूक हो जाती है। तो ये गलती अपनी बहन के साथ क्यों नहीं करता? हाँ? अल्फा! अरे हमारे ऐसी बेटी होती ना तो काट के फेंक दिए होते। सरपंच जी, इसका दिमाग हम ठीक कर देंगे, इसे घर में बंद करके रखेंगे एक बार। अरे कोई पैरा बेटा के थोड़ी रोक सका है। देखो नंदू, पंचायत का ये फैसला है कि तुम्हारे पूरे परिवार का बहिष्कार होगा। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ किसी का लेन देन नहीं होगा। चलो भाइयों, पंचायत का फैसला हो चुका है। नंद किशोर के परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। अगर कोई संबंध रखेगा तो उसका भी बहिष्कार किया जाएगा। आभा और उसके परिवार की बहुत बेइज्जती हुई। आभा और अल्पा का घर से निकलना बंद हो गया। पंचायत के फैसले के अनुसार नंद किशोर या उसके परिवार से लोगों ने कोई रिश्ता नहीं रखा। नंद किशोर और हरीश परेशान हो गए, उनकी आमदनी बंद हो गई। नहीं, मुझे बोलो, आज तक आपको शिकायत का मौका मिला क्या काम में? अरे परब साहब, ये सब मैं संभलता ना, ऐसा क्यों करते आप? देखो, तुम्हारे साथ कुछ लेन देन का काम नहीं रखना है। चलो जाओ, पहले अपना घर संभालो। भाऊ, ओ भाऊ, ओ दादा, भाऊ 2 किलो आटा दीजिए। आटा नहीं है, खत्म हो गया। 1 किलो आटा दे दो। तैला आटा दे रहे 1 किलो। इसका पूरा गुस्सा घर में नंद किशोर और हरीश आभा पर उतारते। नहीं छोड़ूंगा। आराम कर दिया अपना जीना, इसने छोड़ोगे? शांत हो जाओ, मैं सरपंच जी से एक बार फिर से बात करता हूँ। चल। नंद किशोर सरपंच से मिलने गए और उन दोनों के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसके बारे में आभा या कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसी रात नंद किशोर और हरीश जबरदस्ती आभा को सरपंच के घर ले गए। पहली बार तो ऐसा लगा कि ये सब सिर्फ एक बार ही होगा, पर ये रोज होने लगा। सरपंच, गांव के दूसरे रसूख वाले लोग, उसके परिवार को अगर किसी से काम निकलवाना होता तो आभा को उनके साथ सोने के लिए भेज देते। आभा रोती,
चुप रहती, क्योंकि वो अपने परिवार को बर्बाद होने से बचाना चाहती थी। आभा की किस्मत फूटने का सिलसिला चलता रहा। मुझे लगा एक दिन ऐसे ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, पर एक दिन आभा मेरे घर आई। आभा, सब ठीक तो है ना? मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इमरोज। मैं अल्पा को लेकर इस गांव से बहुत दूर चली जाना चाहती हूँ। चलो आखिर अकल आ ही गई। वो लोग मेरी जिंदगी के साथ साथ अल्पा की जिंदगी भी बर्बाद करना चाहते हैं। मतलब? वो लोग अल्पा को भी कल कहीं लेकर जाना चाहते हैं। मैं अपनी जिंदगी तो बचा नहीं पाई, लेकिन मैं अल्पा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। ठीक है, मैं 1-2 दिनों में तुम्हारे भागने का और रहने का इंतजाम करता हूँ। 1-2 दिन का वक्त नहीं है इमरोज, वो जो भी करना है हमें आज ही करना होगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, आज रात 9 बजे मैदान के पास मिलो। किसी ने देखा तो नहीं आते हो? नहीं। चलो बस का टाइम हो रहा है। चल। सर, उसे मैंने ठाणे मुंबई के अपने एक दोस्त का एड्रेस भी दिया था जहां वो रह सकती थी, मगर ना तो वो वहां गई, ना ही उसने कभी अपना फ़ोन ऑन किया। उस रात उनके जाने के बाद मुझे उनके बारे में तब सुनने में आया जब आप लोग उसे ढूंढते हुए गांव आए थे। अगर आभा उस रात चली गई थी तो फिर उन चारों का कत्ल उसने कब किया? इसका मतलब है कि आभा गाँव में वापस आई थी। सर, ये मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें गाँव वापस आना होता तो मेरे अलावा उनका गाँव में और कोई सहारा नहीं था। सर, आभा और अल्पा के जाने के 4 दिनों के बाद उन चारों की मौत हुई। इतना तो साफ है कि जिसने उन चारों को मारा है वो आभा का बदला लेना चाहता था। पूरे गांव में सिर्फ तुम ही हो जो उनकी तरफदारी में बोल रहे हो। तो ऐसा तो नहीं कि तुमने उन चारों को मार दिया? मुझे सिर्फ इसी बात का दुख है और गुस्सा भी कि मैंने उन चारों की जान क्यों नहीं ली। आभा ने तुम्हें छोड़ के दीपक से शादी कर ली। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बदला लेने के लिए तुमने ही उन पे हमला करवाया? आभा और दीपक पे किसने हमला करवाया मैं नहीं जानता। ठीक है, जा सकते हो सकता है कि इसने और आभा ने मिलके दीपक को मार दिया हो। पुराना प्यार वापस आ गया तो दीपक को मारने की जरूरत पड़ गई। लेकिन सर, अल्पा हो सकता है तीनों मिले हुए हो। कुछ भी हो सकता है इस कॉम्प्लिकेटेड केस में। इस पे नजर रखो और इसकी कॉल डिटेल्स निकलवाओ। हो सकता है उसमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें अल्पा तक या आभा तक पहुंचा सके। सर, मर्डर वेपन की फॉरेंसिक रिपोर्ट। तावड़े मर्डर इसी चाकू से हुआ। चाकू पे 2 लोगों के खून के निशान, आभा और दीपक, दोनों पे वार इसी से हुआ था। तावड़े, इस चाकू के ऊपर किसी अननोन किलर के फिंगरप्रिंट्स के साथ साथ आभा के निशान भी हैं। अगर मारने वाला कोई और था तो फिर आभा के फिंगरप्रिंट्स चाकू पे कैसे हैं? सर, ये भी तो हो सकता है कि अपने डिफेंस में हाथापाई में वो चाकू आभा के हाथ आया हो। तावड़े, गाड़ी में दीपक और आभा के अलावा 2 लोग थे, रफीक और अल्पा। अल्पा फरार है। रफीक के फिंगरप्रिंट्स इस फिंगरप्रिंट से मैच करवाओ। ओके सर। इस केस की उलझनें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। पुलिस की सारी थ्योरीज आभा के गुनहगार होने की तरफ इशारा कर रही थी, लेकिन इमरोज के आने के बाद यह समझ में आने लगा था कि आभा गुनहगार नहीं बल्कि विक्टिम है। पर फिर भी शक के दायरे से कोई बाहर नहीं था। थाने की पुलिस ने काविल गांव की पुलिस को इमरोज के बयान के बारे में बता दिया था और काविल गांव की पुलिस ने नए सिरे से पूछताछ शुरू कर दी थी। पुलिस इमरोज और रोहन दोनों पर नजर रखे हुए थी। हालांकि इमरोज के कॉल रिकॉर्ड से यह साबित हो गया था कि उसके और आभा के बीच कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन शक के दायरे में सभी थे, इमरोज, आभा, नंद किशोर और हरीश और खुद अल्पा। लेकिन इस केस की विक्टिम, गुनहगार और गवाह थी दोनों बहनें आभा और अल्पा, और दोनों का ही कुछ पता नहीं चल पा रहा था। आभा अल्पा को ढूंढने निकली थी। अल्पा कहाँ है? मैं भी आपसे यही पूछने वाला था कि अल्पा कहाँ थी। और अल्पा किसी की कैद में थी। आखिर कौन था जो अल्पा को प्रताड़ित कर रहा था? क्या दुश्मनी थी इसकी अल्पा से? और तभी
पुलिस को एक फोन कॉल आया। लगता है ज्यादा खून बह जाने की वजह से और भाग नहीं पाई और इसकी मौत हो गई। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इमरोज को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। ओके सर। और ये पूरा एरिया अच्छे से छान मारो। सर यही आभा, आभा, आभा। चल बाय बाय बाय। ठीक आभा, तुम्हें अपनी आइसक्रीम और स्वीट करनी है? जी नहीं। अल्पा, हाउ स्वीट यार, तुम कितनी स्वीट हो अल्पा। पता है जीजू ना? एक बाइट। एक जीजू मैंने दे दी। अल्पा, मैंने दी आइसक्रीम। अरे एक बाइट देने में क्या है यार? भाग अल्पा भाग। जीजू आप चुपचाप क्यों बैठे हो? क्या हुआ, मेरे जोक्स बहुत पकाऊ थे क्या? अरे कुछ नहीं, एक्चुअली मेरा सर दर्द हो रहा है। मेरे जोक्स इतने बुरे थे क्या जीजू? आपके सर में दर्द हो रही है? मैं चुप हो जाऊं? अब तक हम सोच रहे थे कि आभा की मौत पेट के इस जख्म की वजह से हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि आभा की मौत गला घुटने की वजह से हुई। मतलब किसी ने उसे मारा है। हाँ सर। और आभा पुलिस से बचने के लिए भाग रही थी या अपने बहन के पास पहुंचने के लिए, इसका पता लगाना मुश्किल है। रोहन का कहना है कि आभा उसके पास ये सोच के आई थी कि अल्पा भी उसी के पास होगी। रोहन तुम बात समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैंने उससे कहा था कि सीधा भागकर तुम्हारे पास है, तो वो यहाँ आई क्यों नहीं? कहाँ है वो? का मतलब है सर, ये रोहन इस फैमिली से काफी करीब था और आभा के मोबाइल रिकॉर्ड से भी ये पता चलता है कि आभा और रोहन के बीच में काफी सारी बातें हुआ करती थी। तावड़े, ये रोहन ही एक ऐसी कड़ी है जिस पे हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया। वैसे भी आखिरी बार आभा रोहन से ही मिली थी। रोहन घर पे हो, पर बात क्या है? अहो देखिए तो जरा, पुलिस आई है। हाँ? अरे आप लोग सर, क्या हुआ? रोहन है क्या घर पे? हाँ है, अंदर सो रहा है। पर बुलाइए उसे। पर बात क्या है? मेरे बच्चे से कुछ गलती हुई है क्या? आप लोग तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। क्या क्या पता नहीं हम लोगों को। आप लोग आभा को जानते हैं ना? आभा अल्पा की बहन ना? हाँ जानते हैं। क्या हुआ? आभा और उसके पति का मर्डर हुआ है और उसकी छोटी बहन अल्पा गायब है। क्या? क्या? आप रोहन को बुलाइए उसे। उसने हम लोगों को कुछ बताया नहीं सर। जरा बोलो रोहन। हाँ? सर इस केस में मेरे बेटे पर तो कोई शक नहीं है ना? आम्ही अजून चौकशीच करतोय और कोई शक के दायरे में नहीं है और कोई शक के दायरे से बाहर भी नहीं। सर आप लोग यहाँ पे? तुमने अपने माँ बाप को कुछ बताया नहीं? सर एक्चुअली ये दोनों रात को बहुत लेट आ गए नासिक से, तो मैंने सोचा आज बता दूं। मैं बताने वाला था इनको। हाँ, और ऐसी कोई खास बात भी नहीं है ना जो इन्हें बताना जरूरी है? सर ऐसी कोई बात नहीं है। तुम पुलिस स्टेशन चलो। अरे मेरे बच्चे ने किया क्या? आई बाबा की इंक्वायरी के लेके जा रहे हैं। अल्पा को ढूंढने में हमारी मदद हुई तो अच्छी बात है ना। काही टेंशन घेऊ नका, मी आलोच। नका टेंशन घेऊ। चलो। पण बेटा चल साहब, सर आभा दीदी के मर्डर में मेरा कुछ हाथ होता तो मैं आपको क्यों बताता कि आभा दीदी मेरे घर पर है। मुझे जो भी मालूम था आपको बता दिया है, अभी कुछ नहीं मालूम। अल्पा से आखिरी बार कब मिला था? जब उनकी गुम होने की खबर आई थी उससे एक दिन पहले अल्पा का फोन आया था। हाँ बोलो। कहाँ पे हो रोहन? अरे घर पे हो। क्यों? सुनो ना, तुम भी चलो ना। काश मैं भी आता, लेकिन मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। होटल का मटेरियल खरीदना है। कहाँ जा रहे हो? ये तो मुझे भी नहीं पता, जीजू लेकर जा रहे हैं, बोलते हैं सरप्राइज है। काश मैं भी चलता यार। सॉरी नहीं आ सकता। ठीक है, बाय। हेलो। अरे काश मैं अल्पा के साथ जाता, कम से कम उसके साथ रहता मैं। अभी अल्पा कैसी है, किस हालत में, कुछ नहीं मालूम। हेलो सर, हमने गांव के सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन सरपंच के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। लेकिन जब हमने समझाया तो एक औरत आई थी और उसने कहा कि आभा पे बहुत अत्याचार हुआ था साहब। उसके बाप और भाई गांव के रईसदार लोगों को खुश करने के लिए उसका इस्तेमाल करते थे। गांव के सरपंच ने भी उसका बहुत शोषण किया, बहुत सहा बेचारी ने। जब उसकी सहनशीलता खत्म हो गई तो वो गांव छोड़कर भाग गई। सर,
इमरोज ने हमें आभा और अल्पा के बारे में जो कुछ बताया वो सब कुछ सच है। काबिलगांव पुलिस ने यह कंफर्म किया। मैं बर्बाद हो गई, उन्होंने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पंचायत का ये फैसला है कि तुम्हारे पूरे परिवार का बहिष्कार होगा। नंदकिशोर सरपंच से मिलने गए और उन दोनों के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जिसके बारे में आभा या कोई भी सपने में भी नहीं सोच सकता था। उसके परिवार को अगर किसी से काम निकलवाना होता तो आभा को उनके साथ सोने के लिए भेज देते। लेके चलो इन्हें। अरे क्या क्या चलने चलने का टाइम आ गया। लेके चलो। क्या हुआ क्या? साहब, ये सब लफड़े से आभा से कोई शादी नहीं करता और उसकी वजह से अल्पा को रिश्ता भी नहीं आता था। आभा ने कम से कम अपने परिवार की तो बचा ली। साहब मुझे माफ करो। साहब, मैंने कोई बलात्कार नहीं किया साहब। वो आभा इस सब के लिए तैयार थी और उसको तैयार किया उसके बाप और भाई ने। मेरी कोई गलती नहीं है साहब। कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं है तुम लोगों की। एक लड़की की इज्जत को अपने हौस के लिए इस्तेमाल किया तुम लोगों ने। अब देखना कैसी सजा मिलती है तुम लोगों को। क्या करते साहब, सरपंच जी की बात नहीं मानते तो सड़क पर आ जाते, दाने दाने को मोहताज हो जाते। इसका मतलब हो सकता है कि नंदकिशोर और हरीश को आभा और अल्पा के बारे में पता चल गया होगा और वो उन्हें वापस ले जाना चाहते होंगे, जिसकी वजह से उनके और दीपक के बीच में प्रॉब्लम हुई हो। तावड़े, मर्डर वाले दिन नंदकिशोर और हरीश के मोबाइल की लोकेशन पता करो और काबिलगांव पुलिस स्टेशन से ये भी वेरीफाई करो कि वो लोग उस दिन गांव में मौजूद थे या नहीं। ओके सर। अविश्वसनीय लगता है, एक बाप एक भाई जिन पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी होती है घर की लड़की की इज्जत की सुरक्षा करने की, वही उसकी इज्जत को नीलाम कर रहे थे। एक तरफ आभा अपने परिवार के लिए सब कुछ सह रही थी तो दूसरी तरफ उसके परिवार ने उसके शोषण में सारी हदें तोड़ दी थी और अल्पा का अब तक कुछ पता नहीं चला था। जब दीपक का कत्ल हुआ तब नंदकिशोर और हरीश गांव में ही थे, इसलिए उनके कातिल होने की संभावना नहीं थी। अल्पा को जिसने भी कैद कर रखा था वो उसके साथ कभी भी कुछ भी कर सकता था। पुलिस के पास वक्त कम था और केस था जो हर पल नए राज खोल रहा था। सच क्यों नहीं बोल देती आप? बलात्कार नहीं हुआ, बल्कि हर दिन आपका बलात्कार होता है। क्यों बर्दाश्त कर रही हो? जाने तो इनको जेल। चुप कर, बकवास बंद कर। क्या बोले जा रही है? सर, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने ये कंफर्म किया है कि चाकू पर जो दूसरे आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो रफीक के नहीं है। इसका मतलब जो फिंगरप्रिंट्स मिले हैं वो या तो अल्पा के हैं या फिर किसी बाहर के आदमी के जिसने मौके का फायदा उठाया। शादी से पहले आभा डांस बार में काम करती थी, ये बात आपको पता थी? जी सर। उसके बाद भी आप लोग अल्पा और रोहन की शादी के लिए तैयार हो गए? सर, शुरू में रोहन और अल्पा के रिश्ते के लिए हमारी रजामंदी नहीं थी, लेकिन दोनों बहनें नेचर से बहुत अच्छी थी। फिर दीपक ने हमें समझाया कि जो कुछ भी आभा कर रही थी वो उसकी मजबूरी थी। दीपक के अपने घरवाले भी उनके रिश्ते से खुश नहीं थे, लेकिन दीपक ने आभा को अपनाया और दोनों खुश थे। फिर हमारे बात समझ में आ गई और हमारे लिए सबसे ज़रूरी बात बेटे की खुशी तो थी। और शादी की बात शुरू होने से पहले ही आभा ने हमें अपने अतीत के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। और सच बात तो ये है कि अल्पा हमें बहुत पसंद थी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही था, डांस बार में काम करना आभा की मजबूरी हो सकती है, लेकिन दीपक अगर इतना ही शरीफ आदमी है तो वो डांस बार में क्या करने जाता था? ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि दीपक सिर्फ एक बार डांस बार में गया, उसे आभा मिली, प्यार हो गया और उसने शादी कर ली। इसका मतलब दीपक अक्सर डांस बार में जाता था। सर, इस केस में सबसे मुश्किल बात यही है ना कि सबके बारे में अच्छी अच्छी बातें सामने आ रही है। तावड़े, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि क्या वो काबिलगांव ही जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे? क्या दीपक उन्हें बिना बताए काबिलगांव लेके जा रहा था? इस दीपक के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी। सर, मैं और दीपक एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते थे। क्या उसके डांस बार जाने के बारे में भी? सर, दरअसल उसको डांस बार मैं ही लेके जाता था। शुरू में सर वो मना करता था, लेकिन जब आभा भाभी से उसकी मुलाकात हुई तो सर फिर तो वो उन्हीं के चक्कर में जाने लगा। सर, आखिर में फिर उसने उनसे शादी करके ही दम लिया। शादी के बाद डांस बार जाना कम हुआ? सर, कम नहीं सर, बंद हो गया। लेकिन सर बीते कुछ दिनों से उसने फिर से जाना शुरू कर दिया था। क्यों? सर, ज़्यादा मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि वो काफ़ी चुप चुप रहने लगा था वो। हाँ सर, एक दिन उसने मुझे ये बोला ज़रूर था कि आभा ने उसके साथ अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? कुछ धोखा देने जैसी बात कही थी। क्या नहीं किया मैंने उसके लिए? बाहर में लोग गंदी नज़रों से देखते थे उसको, उन गंदी नज़रों से दूर किया मैंने, इज्जत दी।
बाहर वाली से लेके घर वाली का दर्जा दी। उसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ऐसा कर क्या दिया भाभी ने? भाभी मत बोल। अच्छा भाई, अच्छा ठीक है, अब बता हुआ क्या? उसका नकाब उतरने दे, फिर तू खुद ही देख लेना। क्या दीपक ने किसी का नाम का जिक्र किया था जिस पर दीपक को शक हो आभा को लेकर? नहीं सर, कभी नहीं। दीपक के साथ आखिरी बार बात कब हुई तुम्हारी? उस दिन वो ऑफिस आया नहीं था सर। मुझे शक्ति मिल वाली फाइल चाहिए थी, तो मैंने उसको कॉल किया, तो उसने मुझे बताया कि वो अपनी फैमिली के संग बाहर घूमने जा रहा है। मुझे अच्छा लगा सर कि चलो कम से कम पति पत्नी के बीच की नोकझोंक ख़त्म हुई। लेकिन सर फिर रात को कॉल आया कि सर आभा जब बार में थी तब दीपक के सिवा किसी और को देखा तक नहीं, और अब शादी के बाद ऐसा क्यों करेगी? मुझे तो नहीं लगता। सवाल ही नहीं उठता साहब, दोनों कैरेक्टर के अच्छे थे। सर हमने आभा की पूरी कुंडली निकाली, लेकिन किसी भी बंदे ने आभा के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा। अगर ऐसी बात है तो दीपक ने समीर से आभा के कौन से धोखे के बारे में बात की थी? इस दीपक के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकलवाओ, उसकी बहन से भी बात करते हैं, और इस रोहन के पीछे एक आदमी लगा, उसका मोबाइल सर्वेलेंस पे डालो, हो सकता है अल्बा उसे फोन करे। ओके सर। सर दीपक ने मुझसे आभा के किसी अफेयर का जिक्र नहीं किया। तो आपको ऐसा क्यों लग रहा था कि आभा का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? सर आपको तो मुझसे ज़्यादा पता होगा कि ऐसे माहौल में क्या होता है, और इतने आदमियों के साथ रहने वाली लड़की किसी एक के साथ जिंदगी बिताए, मुश्किल है। सर दीपक का रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। उसके मोबाइल से ज्यादातर ऑफिस के नंबर पर, घर पे या रोहन से बात हुई है। तावड़े, इस केस में हर क्लू एक डेड एंड पे आके रुक जाता है। सर अल्पा का मोबाइल ऑन हो गया है। गुड, लोकेशन ट्रेस हुई? हो साहब। रुको 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 रुको, लोकेशन तो यही का दिखाई दे रहा है। क्या हुआ सर? तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? या मेरे पास ही है, लेकिन हुआ क्या? तुम आभा, अल्पा और दीपक को जानते हो? नहीं। ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया? सर मेरा फ़ोन खो गया था, इसलिए मेरे बेटे ने मुझे महंगा फ़ोन खरीद कर दिया। पहचानता है इन्हें? कुछ याद आ रहा है? मैं नहीं जानता साहब ये लोग कौन है। वो मोबाइल कहाँ से लिया था तुम? सर मैंने वो सेकंड हैंड में लिया था सर। मेरे दोस्त का एक मोबाइल का दुकान है, वहाँ से। ये मोबाइल तुझे किसने बेचा था? सर इतना तो याद नहीं मुझे, लेकिन हाँ सर मैंने सीसीटीवी कैमरा लगवाया है। तावड़े पॉज करो। इस लड़के के हाथ में जो ब्रेसलेट है मैं कहीं देखा है। बता, किसने बेचा था तुझे अल्पा का मोबाइल? साहब बता दो साहब। सर जा रहा सर 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 मुझे दीदी के पास जाना है, मुझे दीदी के पास जाना है। देखिए चलो। तुम्हारे मुंह से एक भी अक्षर झूठ निकला ना तो ऐसी हालत कर दूंगा जिंदगी भर अपाहिज बन के घूमोगे। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था सर, लेकिन अल्पा का पीसीओ से फोन आया ना तो मैं चौंक गया सर। हेलो हेलो रोहन, रोहन तुम कहाँ पे हो? अल्पा क्या हुआ? हाँ तुम रो क्यों रहे हो? रोहन तुम प्लीज यहाँ पे जल्दी से आ जाओ प्लीज। अल्पा कहाँ हो तुम? मैं यहाँ टेम्पल रोड के पास हूँ। एक काम करना, तुम वेट है ना, मैं आता हूँ। हाँ कहीं मत जाना। चलो बाय। प्रतीक जरा काउंटर संभाल, मैं आलू से। अल्पा क्या हुआ तुम्हें? हाँ?
चलो आओ, बैठो बैठो, यहाँ पे आओ, चलो जल्दी चलो। रोहन, ये कौन सी जगह है? कहाँ लेकर जा रहे हो? अरे बाबा, ये देखो, ये हमारे बॉस का वेयर हाउस है। इसकी चाबी मेरे पास है। यहाँ पे हमें कोई देखेगा नहीं। क्या क्या हुआ है मुझे बताना, टेंशन मत लेना। चलो आराम से बैठो। ये देखो, मैंने तुम्हें यहाँ पे क्यों लाया मनु में, क्योंकि यहाँ पे सेफ है, किसी को पता नहीं चलेगा। बेटा रोना नहीं, मत बताओ क्या हुआ, क्या हुआ? सर उसने मुझे बताया कि गाड़ी में क्या क्या हुआ था, वो कैसी भागी। सर वो बहुत डर गई थी सर, मैं उसे संभाल रहा था सर। अल्पा खुद तेरे पास आई थी ना, फिर उसे कैद करके क्यों रखा? तुम्हारी तो शादी होने वाली थी। हाँ सर, हम दोनों शादी करने वाले थे। अल्पा मेरी गर्लफ्रेंड थी साहब, लेकिन हाँ बात थी हर टाइम उससे पुरानी सोच देती थी और वो उसकी बातें सुनती थी सर। हम बहुत यंग है साहब, बहुत मौके मिलते थे हमें, लेकिन अपनी बहन की बातें सुनती थी वो, कभी मुझे टच करने के वो नहीं दिया साहब। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था उसको कैदी बनाने का, उसके ऊपर मैं तो सिर्फ उसको मदद करना चाहता था साहब। लेकिन मुझे नहीं खाना। दीदी कहाँ पे है, बताओ मुझे प्लीज। देखो, दीदी को हॉस्पिटल में पहुंचा दिया है, अभी कोई खतरा नहीं है, ठीक है? सच? हाँ दीदी ठीक है ना? अरे जरूर, ये अभी खा लो, अभी तो होगा। रोहन, मुझे दीदी के पास जाना है, मुझे लेकर चलो ना प्लीज। हाँ पहले वो बात छोड़ो, पहले मुंह मीठा कर लो, थोड़ा सा नहीं पूरा। हाँ बस। अरे अभी मुझे दीदी के पास लेकर चलो, चलो ना। देखो क्या लगा, क्या लगा? रोहन, क्या कर रहे हो? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा हमें, प्लीज। ये क्या बोल रहे हो तुम? शादी के पहले ये सब ठीक नहीं है और मुझे दीदी की चिंता हो रही है, मुझे दीदी के पास जाना है। अरे बाहर में गई तेरी दीदी, क्या देती दीदी? रोहन? क्या रोहन? खुद तो बाहर में नाचते और मुझे सिखाते दीदी, ये बताती है वो मत करो, ये मत करो, टच मत कर, किस मत कर। आबा को भी तू नहीं मारा? नहीं सर, आबादी को क्यों? आबा की लाश मिली, वहाँ तेरे मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हुआ है, तेरी बाइक को वहाँ से जाते हुए लोगों ने देखा है। अब भी तू बोल रहा है कि आबा को तूने नहीं मारा? सर मैं आबादी को नहीं मारना चाहता था सर, मेरे घर पर आई थी आबादी, वो मानने को राजी नहीं थी कि अल्पा मेरे पास नहीं है। मुझे पूरा डर था कि उसको शक ना हो जाए, इसलिए मैंने उससे झूठ कहा। अल्पा के मिलने के वास्ते एक सुनसान जगह लेके गया और उधर ही उसका गला घोट दिया। मैं आबादी से बहुत नफरत करता था सर, लेकिन ये नहीं करना चाहता था। इस बात का दुख अब जेल में मनाना। अब मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहिए, दीपक को किसने मारा और क्यों? उसमें भी तेरा हाथ है। जीजू बताओ तो सही, हम लोग जा कहाँ रहे हैं? दी, क्या हुआ जीजू को? पूछो ना उनको। पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा इतने परेशान से क्यों बैठे। दीपक बताओ ना, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कब से पूछ रहे हैं तुमसे। अरे बता भी दो ना, कहाँ जा रहे हैं? जहन्नुम में। ये कैसा जवाब है, जहन्नुम में जा रहे हैं? देखो बता दो सही सही कहाँ जा रहे हैं, वरना मैं उतर जाऊंगी यहीं पर। वैसे भी मैं बताऊंगा तो तुम आना नहीं चाहोगी वहां पे, तुम्हारे सारे राज खुल जाएंगे ना। क्या मतलब? और मेरे कौन से राज? मेरे कोई राज है ही नहीं। कोई राज नहीं है? अच्छा तो सुनो, हम कहाँ जा रहे हैं? हम काबिल गांव जा रहे हैं। काबिल गांव? डर लग रहा है ना? राज खुलने का डर लग रहा है ना? कहीं तुम्हारा यार मेरे सामने तुमसे मिलने ना आ जाए, है ना? जीजू क्या बोल रहे हो आप? ये कैसी बकवास है? हाँ बकवास नहीं, सच है ये वो सच है जो तुम आज तक मुझसे छुपाती आ रही हो। क्या औकात थी तुम्हारी? डांस बार में नाचने वाली लड़की से घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया मैंने तुम्हें, जीजू, लेकिन फिर भी तुम्हारी हरकतों से तुम बाज नहीं आई, गुलछरे उड़ा रही हो। देखो दीपक, मेरा किसी के भी साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। आभा, मुझे सब कुछ सच सच पता चल चुका है। 2 टके की औरत जिस थाली में खाती है उसी में छेद करती है। इससे अच्छा तो तुम टके टके में बिक रही थी ना, वही अच्छा था। तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं। जीजू, अल्पा, तू जा यहाँ से, इससे पहले कि कोई यहाँ पर आए, ड्राइवर आए। किसी ने कुछ नहीं देखा है ना? मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तू चुप कर और सिर्फ मेरी बात सुन। किसी ने कुछ नहीं देखा है। देख, ये सब तू यहाँ से लेकर जा।
दी मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ टाइम नहीं है देख। और ये सब लेकर के जाओ। जीजू अल्पा प्लीज मेरी बात मत। नहीं मगर दी मैं नहीं जाना चाहती आपको छोड़ के। देख चुप कर, मैं यहाँ पर कहानी बनाऊंगी कि वो कुछ गुंडे आए थे, उन्होंने दीपक को मारा, मुझे भी मारा, और इससे पहले कि वो तुझे मारते तू भाग गई। दी मैं नहीं जाऊंगी आपको छोड़ के। बात अब समझो। देख ये मुझे छोड़ दे। मुझे दीदी को छोड़ने नहीं जाना चाहिए था। दीदी बस ये दिखाना चाहती थी कि वो चोरी और मर्डर का मामला था। लेकिन दीपक तुम्हें काबिल गांव लेके क्यों जाना चाहता? वो मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती। जीजू को क्या हुआ मुझे नहीं पता। जीजू तो बहुत अच्छे थे। कैसे बढ़ गया तूने दीपक को, और क्यों दीपक काबिल गांव जाना चाहता था? बोल। सर अल्पा ने मुझे एक बार उनके गांव में एक लड़का है इमरोज नाम का, उसके बारे में बताया था। उनका प्यार अनकंडीशनल था सर। आपा दीदी अल्पा को ये एग्जाम्पल हर टाइम देती थी सर। आपा दीदी ने मेरी बेइज्जती की थी सर, और वो मेरे दिल पे लगी थी। अल्पा ने इमरोज का नाम बताया था, मैंने सोच लिया कि दीपक भैया को ये नाम बताते। उनका कान भरना शुरू किया मैंने, उनको बताया इमरोज के बारे में। मुझ पर जुनून सवार हुआ था सर। आपा के पास से मुझे जो चाहिए वो नहीं मिला ना, तो आपा दी की लव लाइफ बर्बाद कर दूंगा मैं। और दीपक भैया को ये बात सच लगने लगी। उनको लगा कि हवा अभी तक उनको मिलती है, इसलिए वो उनको गांव लेके जाने लगे। तेरी हवस की भूख ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया, 2 लोगों की जान ले ली, अब काटना पूरी जिंदगी जेल में। एक चुलबुली लड़की से शुरू हुई इस कहानी का अंत हुआ उसकी और उसके पति की मौत के साथ। लेकिन गलती किसकी थी? आभा की, जिसने अपनी बहन को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, या फिर अल्पा की, कि जिसे पता था कि उसकी बहन एक शरीफ औरत है और वो उसके खिलाफ कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, या फिर उस कमजोर समाज की जहां के मर्द एक लड़की के साथ हुए नीच हादसे को उस लड़की की ही गलती बताकर उसे सजा दे रहे थे। जिस समाज में लड़कियों की, औरतों की इज्जत नहीं की जा सकती, वहां बर्बादी निश्चित है। अल्पा को हिरासत में ले लिया गया और उससे मिलने उसकी मां आई। तुम्हारी जिंदगी में मैं आभा की जगह कभी नहीं ले सकती। आभा तुम्हारी बड़ी बहन नहीं, तुम्हारी माँ भी थी। मैंने बहुत देर कर दी बेटा, मैं तुम दोनों का सही से ख्याल नहीं रख पाई, पर अब ऐसे नहीं होगा। अब मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। हाँ? बुराई के खिलाफ आवाज ना उठाना भी एक जुर्म है। यहाँ आभा ने अपने परिवार की बदनामी के डर से सब कुछ सहा, लेकिन उसका अंत हुआ खुद आभा की मौत के रूप में। और उसकी मां की चुप्पी ने उसके भाई और पिता की हिम्मत भी बढ़ा दी थी। नंदकिशोर और हरीश को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर महिला की मानहानि के लिए मुकदमा चलेगा, और हम उम्मीद करते हैं कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये बेहद जरूरी है कि अपनी, अपने परिवार और आस पड़ोस की सुरक्षा के लिए हम हर गलत बात का विरोध करें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।